ये डरी, निराश और शोषित आवाज़ें हमारे देश के उन लाखों बासिंदों की हैं जिन्हें समाज के व्यापक हित के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा और जिसके बदले में उन्हें हमेशा के लिए अन्याय और शोषण के अंधेरे में धकेल दिया गया। कोसी को एक प्राकृतिक अभिशाप बिहार के लिए बहुत बार कहा गया है और शायद बिहार भी और देश भी उसको ऐसे देखने लगा है। लेकिन इस अभिशाप के पीछे बहुत कुछ हाथ इंसानों का भी है, इंसानी योजनाओं का और इंसानी संवेदनहीनता का और हमारे योजनाओं के बनने और चलाए जाने के तौर तरीकों का भी। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इन लाखों लोगों की बदहाली का जिम्मेदार कोसी नदी की जीवंत धाराओं को बना दिया गया। ये नदी नेपाल के बाराह क्षेत्र के पास त्रिवेणी से अपना सफ़र भारत के मैदानी भागों की ओर शुरू करती है। त्रिवेणी के पास 3 धाराएं आके मिलती हैं, अरुण कोसी, सुन कोसी, तामा कोसी, और वहाँ से इनकी सम्मिलित धारा फिर चलती है नीचे की ओर। वो बराह क्षेत्र मंदिर होते हुए चतरा आती है। वहाँ से करीब 42 किलोमीटर नीचे भारत की सीमा है और फिर करीब 270 किलोमीटर कुर्सेला होगा, वहाँ तक ही नदी जाती है। भारतीय सीमा के पास ही भीमनगर में कोसी बैराज है। कोसी बैराज और कोसी के तटबंधों का इतिहास कोसी से संबंधित समस्याओं का इतिहास है। 53 में जो प्रस्ताव हुआ उस वक्त ये तय पाया गया कि दोनों तरफ तटबंध बनेंगे, एक बैराज बना दिया जाएगा भीमनगर के पास में और उससे नहरें निकाली जाएंगी। नहर का प्रस्ताव नेपाल के हिस्से में था, चंद्रा कैनाल का। वो सब नहरें हैं वहाँ बनी हुई अभी भी। और हमारे यहाँ पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई करने का करीब 7,12,000 हेक्टेयर ज़मीन सींचने का प्रस्ताव था और 5,28,000 एकड़ ज़मीन उसको बाढ़ से सुरक्षा देने की बात थी। ये कोसी बांध का जो निर्माण हुआ था, राजेंद्र भाव देश के प्रथम राष्ट्रपति यहाँ आकर के स्वयं मिट्टी डाले थे और तब इसके बाद लोगों ने मिट्टी डालना शुरू किया था। तो उन्होंने कहे थे कि ये जो हम कोसी बांध बना रहे हैं तो उसमें एक आंख मेरा इसके अंदर के लोगों के लिए ही रहेगा। कोसी का पानी जो कि पहले पूर्णिया से लेकर के सहरसा तक अलग अलग धाराओं में बट जाया करता था, उसमें ये चक्कर ज़रूर होता था कि मुख्य धारा कोई भी बनती थी और उसका क्रम था जिसमें पता था लोगों को कि अब नदी ने पानी फेंकना शुरू कर दिया है, अब ये इधर से गुजरेगी, तो उसकी तैयारी रहती थी लोगों की। तटबंध बन जाने के बाद वो सारा का सारा पानी उसी 10-11 किलोमीटर के अंदर सीमित हो गया। तो जो पानी करीब करीब 160 किलोमीटर या 180 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र पर फैलता था और उनकी धाराओं से निकलता था, वो पानी अब 10 किलोमीटर में महदूद हो गया। और वो सिर्फ पानी ही नहीं हुआ, उसके साथ साथ आने वाली मिट्टी भी हुई। जैसे जैसे तटबंधों का सत्य और परिणाम सामने आने लगे, लोगों के पुनर्वास की आवाज़ें उठने लगी, क्योंकि नदी के सक्रिय मार्ग में रहना जल समाधि लेने जैसा था। 1957 में तटबंध पर काम शुरू होने के 2 साल बाद, जबकि तटबंध करीब करीब जमालपुर पार कर रहा था, तो ये तय हुआ कि एक पुनर्वास की योजना बनेगी जिसमें लोगों को बाहर खेती की ज़मीन तो नहीं दी जा सकती, लेकिन रिहायशी ज़मीन दी जाएगी। ये संगठित अपराध था या फिर विकास के नाम पर चल रहा सामाजिक षड्यंत्र, जो इन परियोजनाओं में उन प्रभावित लोगों की पुनर्वास की चर्चा भी नहीं थी जिन्हें अपना सब कुछ कुर्बान कर देना पड़ा। और एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी, मेरा ख्याल है 1974 या 76 में, जिसमें यह तय पाया गया कि पूरा मकान बना देने के लिए किसी को भी पैसा नहीं मिला। तो जैसे तैसे लोग वहाँ रहने लगे, फिर बाद में उस पुनर्वास की ज़मीन में जल जमाव होने लगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लाखों लोगों के साथ हो रहे अन्याय को एक बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लेना जरूर चाहा, पर यह मुहिम बहुत देर तक नहीं चल सकी। कोसी तटबंध के बीच में 380 गांव के लोग फंसे हुए हैं और ये इतनी बड़ी ये आयोग है। यहाँ पे इससे पहले भी और लोगों ने हमारे कोसी से प्रेरित लोगों ने डाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ये आयोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कागजी खाना पूर्ति के लिए इतना होता है। हम आवेदन देते हैं, ये बिहार सरकार को भेज देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को भेज देते हैं, होता कुछ नहीं है। तटबंधों के निर्माण के बाद नदी के साथ क्या हुआ और इसके क्या दुष्परिणाम हुए, इस पे विशेषज्ञों का मत बिल्कुल साफ और सीधा है। कोसी तटबंध बनने के बाद जो प्रोटेक्टेड एरिया और अनप्रोटेक्टेड एरिया का विभाजन
तैयार हुआ, इसके कारण अलग अलग हित पैदा कर दिए गए और एक कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन का एक ऐसा नेक्सस बना जो कि चाहता है कि वो समस्या बनी रहे। 1962 में जब दिल्ली IIT ने वो स्टडी की थी और उसी स्टडी को 1974 में रिपीट किया गया। उस अध्ययन से पता लगता है कि जो निचला इलाका है कोसी का कोपड़िया के आसपास है, महर्षि से कोपड़िया के आसपास का, वो करीब हर साल 12 सेंटीमीटर की रफ्तार से ऊपर उठ रहा है। अगर नदी का लेवल आसपास की ज़मीन से ऊपर उठने लगे तब तो वो फैलाने का काम करेगी। हमारा अपना मानना है कि इस योजना ने नदी को धर्मभ्रष्ट किया। अगर नदी का धर्म पानी की निकासी है तो नदी को धर्मभ्रष्ट किया। अब वो निकासी के बदले पानी फैलाने का काम करती है। ये एक इरिवर्सिबल डैमेज है। पूरा हमरा सबके धान तान आनंद बधवा छलै, बांध नहीं छलै तऽ पानि तानि नहीं छलै, राहरि मरुआ धान कुर्थी सब कुछ उपजै छलै, रोप करै छलै। आई बांध भेला से हमरा सबके दुर्गंजन भए गेल, घर में उपाय नहीं रहैए। एकटा देख लियो, एक सिरकी धान नहीं भेल, भूखे मरैत रहै छै। दोनों उस पार का भी आदमी का दिक्कत है और इस पार का भी आदमी का दिक्कत है। लास्ट में घरे घर पानी घुस जाता है तो रहने का साधन तो कहीं है नहीं। ये बांध पर आते हैं तो बांध पर आने का बाद जो है थाना पुलिस आते हैं, बहुत से आदमी आते हैं, आकर के खाली करवा देते हैं। खाली कराने के बाद अब क्या किया जाए, मजबूरन 10 तो गाली सुनकर बात सुनकर फिर भी इसी पर गुंजाइश किया जा रहा। जब हम बात करते हैं किसी एरिया को डेवलप करने की तो एक हम लोग को होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ता है कि हम क्या बना रहे हैं और हम क्या तोड़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कोसी को 2 बांधों के बीच में रखने का प्रयोग किया है वह विफल हो गया है। बांध बांधने से इतनी दिक्कत है, इधरों भी पानी उधरों भी पानी। कहता है जे झंझारपुर टूटने वाला है, किरतपुर टूटने वाला है, तो हम लोग का डर होता है जो पानी चला आ रहा है, एकदम फुल हो पानी, तो फुल हो रहता है और डर होता है जब आप तो टूटेगा तो हम लोग डूब जाएंगे। तो भागते हैं बांध पर के साथ, भागते हैं दरबार मार को बांध पर को। वहाँ जो समुंदर में आते हैं सब तो वहाँ पर गिर जाते हैं। कितना बूढ़ा लोग गिर जाता है, कितना बच्चा सब गोदी में लेकर को जो भागती है लड़कोरी सब, कितना के बच्चा वो जंग डूब जाता है। विकास के नाम पर जो कोसी तटबंध बनाए गए उसका नतीजा है कि वो दुर्गति 10 लाख लोग भोग रहे हैं। बांध बनने के बाद तो हम लोगों पर 50 वर्षों से पानी ही ढाता जा रहा है। मरीज यदि खटिया पर उठा करके 24 घंटे में पानी से लड़ करके उसको, तब तक वो मरीज भी दम तोड़ देता है। तो हमारे राजेंद्र बाबू जो वादा किया था कि यदि एक आंख ये बांध के भीतर वालों पर रहेगा तो एक आंख हमारा पूरे हिंदुस्तान पर रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से राजेंद्र बाबू को आंख में मोतियाबिंद हो गए। वर्तमान में तटबंधों के बीच गांव की आबादी पहले से कई गुना बढ़ गई है। यानी 380 भारत के और 34 नेपाल के, कुल मिलाकर के 414 गांव। तो पूरे का हिसाब किया जाएगा तो इस समय उसकी आबादी करीब 15 लाख के आसपास होनी चाहिए। पुनर्वास की कागजी कार्रवाई और यथार्थ में तब भी बहुत बड़ा फर्क था और अब भी है। 1960 में बेला के 55 तटबंध पीड़ित परिवारों को पुनर्वास की जमीन सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई थी, जिसकी सूची तो जारी की गई, पर उन लोगों को आज तक जमीन नहीं दी गई। गांव के लोग अपनी बेबसी से परेशान हैं और सरकार के रवैये से क्षुब्ध। रो रही है लड़की का, हम पढ़ावे ले जाते हैं बांध पर, लड़की सबको कथी करवाने ले फिर टांग कर यहाँ से यहाँ लाता है। सरकार हम लोगों को देख नहीं चाहता है, जान मार दिया उस सरकार ने, हम लोगों को जान मार दिया और तरसा रहा है, तरसा कर जान खींच रहा है सरकार। सर वोट तो दिलिए, जीत के तो गलिए, लेकिन जीतला के बाद अपना पॉकेट के, अपना बाल बच्चा के पूंजीपति जमीन माल मवेशी बनबै छियै, हमरा गरीब कोनो निगरानी नहीं। हम सदस्य गांव के है ना, अपना काम से सुना, ये बांध के भीतर वाला सो हमको कोई नेता नहीं है, तो सरकार से कौन नेता होगा लोग जी। बदहाली और गरीबी का हर सूचक यहाँ के गांव और निवासियों के जीवन में दिखाई पड़ता है। आज की तारीख में कोसी के दोनों तटबंधों के बीच जो लगभग 10 लाख लोग रहने के लिए मजबूर हैं, उनकी ज़िंदगी उपेक्षा या अलगाव के सबसे चरम से चरम स्थिति का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण बन गया है। आप अलगाव का कोई उदाहरण लें, बदहाली का कोई भी सूचक, चाहे वो मजबूरीवश पलायन करने की बात हो
या मातृ मृत्यु हो, शिशु मृत्यु हो, बंधुआ मजदूरी, कालाजार हो, विकलांगता हो, मेरे ख्याल से इन सभी सूचकों पे ये एक इलाका है जो बहुत ज़्यादा बदहाली को दर्शाता है। कई परिवार एक छोटी सी झोपड़ी रखने के लिए सामाजिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं। जो वहाँ दी कटा वहाँ से लाए ये घर का इसी के पर रखे, अच्छा ये बसने नहीं दिया इसी के पर से, इसलिए अब हम मजबूरी हो गए हैं और हमको कोई उपाय नहीं है अभी। हमरा आर के मुसहरो से गरीब छियै से नहीं हमरा आर के दै ले चाहे छै, कतौ न रहे वाला ठहार छै ने कतौ बसे वाला ठहार छै। हम मुसहरे के देखे छै त हमे आर केना रहबै, गाड़ी में धार छै, घर कटै छै, गरीब छियै, बाद हमरा के कहूं बसे के द्वारा घर कटै वाला छै, नहीं पैसा हेतै नहीं रहबै, कतै जेबै नहीं जेबै कोनो ठेकान नहीं छै। रहने को उपाय नहीं है, कोई शरण नहीं है हमको सब, क्या करेंगे, गरीब आदमी मरते हैं हम सब। अब यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे इसको पता नहीं। एक बित्ता कोई रहने नहीं देता, बगैर बांध पर नहीं रहने देता। इस इलाके से लाखों की संख्या में बच्चे और युवा अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए देश के कई हिस्सों में हर साल विस्थापित होते हैं। बेटा का बेटी का भेजता है पंजाब, कमा कर लाते हैं तब खाते हैं बांध के भीतर वाला। सरकार से कोनो कानून है? अभी आया आप लोग सब तो हमको लोग सबको दुख बांटेगा नहीं बांटेगा। मधुबनी जिले के मेनाही गांव की निवासी नीलम इस समस्या से जुड़े एक गंभीर पहलू की ओर इशारा करती हैं। गांव में इतनी सारी गरीबी है कि हमारे यहाँ के नवयुवक समझिए नक्सलाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। उस समय में अगर वो अपराधी करते हैं, बंदूक उठाते हैं तो सरकार उसे सजा देगी, लेकिन सरकार अभी इस परिस्थिति को नहीं समझ रही है। जो हमारे यहाँ के बेरोजगार, हमारे यहाँ के युवक कहाँ से मजबूर हो रहे हैं। ना हमारे यहाँ फसल की ठिकाना है, न रहने की, न खाने की, न यातायात की, न कोई भी तरह की सुविधाएं नहीं है। जब 2008 में कुशहा के पास कोसी का तटबंध टूटा तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया और इसे राष्ट्रीय आपदा करार दिया गया। पर कोसी के तटबंधों के बीच रहने वाले लोगों के लिए परिस्थिति नई नहीं थी। कुशहा में जो हुआ वो हम लोगों ने देखा है, सभी ने देखा है, उसकी याद ताज़ा है। लेकिन उसके पहले 7 बार ये और तटबंध को तोड़ चुकी है। पहली बार 1963 में, जिस साल ये बैराज बना था, 31 मार्च को उसका इनाग्रेशन हुआ, और जुलाई के महीने में 20 जुलाई के आसपास नदी ने डलवा के पास पश्चिमी तटबंध तोड़ा। फिर 1968 में, उसके बाद 71 में टूटता है भटनिया के पास में, 80 में टूटता है बहुअरवा के पास में, 84 में नौहट्टा में, 91 में फिर जोगिनिया नेपाल में, और 2008 में फिर नेपाल में, 3 बार नेपाल में, और 5 बार भारतवर्ष में तटबंध टूट चुका है। अभी जो 2008 में कुशहा टूटा उसके लिए सरकार ने पूरे विश्व को उतार दिया वहाँ, लेकिन आज हम लोग जो 50 वर्षों से डूब रहे हैं उस पर कोई नहीं उतारा जाता। सिर्फ कभी काल किस्मत के रूप में रिलीफ दे दिया जाता है, एक बोरा चावल साल भर के लिए। क्या कभी इतने सालों में, इतने दशकों में वो जो 12 से 15 लाख लोग जो तटबंधों के बीच रहते हैं और बार बार प्रभावित होते हैं, उजड़ते हैं, मरते हैं, टूटते हैं, उनको इस सोच की प्रक्रिया में, इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया है? क्या उनके इतने सालों और दशकों के अनुभव का, उनकी उस यंत्रणा का, उनकी दुर्दशा का, उस अनुभव से कोई लाभ लिया गया है? उस अनुभव से कुछ सबक लेकर योजनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है? इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। कितना विषादपूर्ण है कि इन सभी तथ्यों के बावजूद हमारा तंत्र कोसी की बाढ़ को प्राकृतिक आपदा करार देता है। आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण जैसे शब्दों का व्यापक प्रचार किया जाता है। कोसी प्राधिकरण भी है, कोसी बजट भी आता, कोसी का फंड भी आता, सिंचाई विभाग भी आती है, लेकिन ये सारा कुछ जो है ये फाइल में रहते, यहाँ जमीन पे कोई इसका असर दिखता नहीं। 1987 में कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बना। जो विकास प्राधिकार है वो तो मरा युवा पैदा हुआ था, उसके पीछे उसको चलाने की कोई नीयत नहीं थी। तो इस योजना से जो कुछ भी फ़ायदा हुआ, किसको हुआ, क्या हुआ, वो एक विचारणीय प्रश्न है। कि वो जो तटबंध बने थे उससे कहा गया था कि 2,14,000 हेक्टेयर ज़मीन को बाढ़ से सुरक्षा देंगे। आप सरकार के रिकॉर्ड्स खंगालिए तो कहेंगे कि
1,82,000 हेक्टेयर ज़मीन जल जमाव ग्रस्त है कोसी में, पूर्वी तटबंध के पूरब में, और 93,000 हेक्टेयर ज़मीन पश्चिमी तटबंध के पश्चिम में, वो जल जमाव से ग्रस्त है, और करीब 1,20,000 हेक्टेयर ज़मीन तटबंध के अंदर गई। तो इन सबको जोड़िए तो जितना इलाका सुरक्षित होने वाला था उससे दुगना तबाह हो गया। अब निकाल लीजिए आप अपना बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ऐसा नहीं है कि लोग बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के छलावे को समझ नहीं रहे हैं। रिलीफ लिख कर दे गया है, बाढ़ सर रिलीफ ले गया लिख कर फुसलाया, रिलीफ। सरकारी तो कुछ नहीं दिया, आखिर तक कुछ नहीं दिया है। देवो किया तो एक बड़ा को चावल आती गेहूँ दे दिया, बस वो दिन से बंद कर दिया। साथ ही कहा आप बैसिए यहाँ पर, आपको पुनर्वास मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसे मिलेगा, जना कुत्ता को रोटी देता है वैसा हम लोग को कहता है। कुशहा की आपदा के बाद एक बार फिर से साफ हो गया था कि दोषी कौन है। फिर भी समस्या के मूल कारणों पर चर्चा करने से सारे सरकारी विभाग कतराते रहे। यहाँ पर डिसास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खुलेगा, अथॉरिटी बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जल संसाधन विभाग जो कि उसका कर्ता है, सारी चीज़ों का कारण है, वो कभी उसमें शामिल नहीं होता। तो एक डिपार्टमेंट सरकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको खड़ा करता है, और दूसरा डिपार्टमेंट उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है, और इन दोनों के बीच में कोई डायलॉग जहाँ तक हम जानते हैं नहीं है। डिसास्टर मैनेजमेंट वाले से पूछिए कि वो पिछले साल 5 सालों से क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे हम लोग अर्थक्वेक और हाउस बिल्डिंग के लिए अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं। क्या तुमको अपनी प्रायोरिटी मालूम नहीं है क्या? तुम्हारा लास्ट अर्थक्वेक 1988 में हुआ था, उसके पहले 1934 में हुआ था, और जिस दिन अब आएगा उस दिन कोई विद्या काम नहीं आएगी। इतने दिनों से डिसास्टर प्रिपेयरनेस और ये सब नौटंकी की इन लोगों ने। कुशहा में जब टूटा तो नावें नहीं थी। जो सेकंड इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट है बिहार की, वो कहती है कि 92,800 एकड़ फुट ज़मीन मिट्टी हर साल औसतन कोसी के पानी में आती है। अगर इतनी ज़मीन का, इतनी मिट्टी का आप एक मेड़ बनाएं 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, तो ये भूमध्य रेखा के 2.5 चक्कर काटेंगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उस मिट्टी का क्या करेंगे, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कमला नदी का जो तटबंध से वहाँ से जो बालू आई है, और कोसी की बालू से ये ज़मीन जो वाटर लॉक ज़मीन थी, बिल्कुल गीली ज़मीन थी, 10-15 फीट ऊंची हो गई है। अगर समग्रता से देखा जाए तो और भी परियोजनाएं हैं जिनका कोसी की बाढ़ और सिल्ट इकट्ठा करने की समस्या से सीधा संबंध है। कोसी गंगा की आखिरी सहायक नदी है, और कोसी के मिलने के कुछ ही समय बाद फरक्का आ जाता है, वहाँ पानी रुकता है। नतीजा ये है कि कोसी की जो धारा ऊपर से आई होती है, तेज़ी से आई होती है, उसको अड़चन आता है, इसलिए उसके सिल्ट छोड़ने की रफ्तार बढ़ती है, और फिर धारा बाढ़ के समय में जब अधिक पानी होता है तो उसको चौड़ा होना होता है, जो सिल्ट के इकट्ठा होने से उसकी जगह उसके पास कम होती है। ये भी कारण है कि तटबंधों पर दबाव बढ़ता है। पहले जब फरक्का बराज नहीं था तो गंगा नदी में बाढ़ के समय 100 फीट से लेकर 200 फीट तक नेचुरल प्रोसेस में डिसिल्टिंग हो जाती थी। लेकिन जब से ये बराज बना है, डिपोजिशन हो रहा है सिल्ट का, और होते होते इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है कि इरोजन होता है, कटाव होता है, बाढ़ का प्रकोप होता है, और जब गंगा में पानी ज़्यादा हो जाता है तो बैक वाटर जाता है, कोसी में जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहास में शुरू की गई परियोजनाओं का कहर ही यहाँ की जनता को झेलना पड़ा। मझारी से लेकर के परसौनी तक जो सुरक्षा बांध गया है, इनका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कुछ नहीं मिला, और अपने मनमानी से इंजीनियर लोग यहाँ पे आए और दूरबीन वगैरह लेके आए थे जिससे माप करना था उन लोगों को, और मन मर्जी करके गए, और जिनका कारण मुझे ये भोगना पड़ा, हम पूरे समाज को, जो नदी में घर तो कटिए गया, बशर्ते जमीन भी कट गया। 2010 में एक ओर बिहार में जहां सूखा घोषित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर महासेतु परियोजना के चलते कई गांव कोसी नदी में बह गए। सुखाड़ घोषित कर दिया सरकार ने, और हम लोगों के तरफ बाढ़ आ गया। ये जो महासेतु के लिए जो ये क्लोजर बांध बनाया गया है, इसके बाद से हम लोगों के गांव में जो है पानी भर गया। ढोली है, ढोली में आपको डेंगराही, मावड़ा, लगुनिया, कटैया, झौड़ा, ये सारे गांव है। हमारे बननिया में और ही सनपथा, टेना टोला, नेहालपट्टी, गोट बननिया, ये सब सारा जो है बह गया। कोसी नदी पर एक महासेतु बनाने की परियोजना
तो ये परियोजना काफ़ी महत्वाकांक्षी है, शायद बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसके कुछ तकनीकी पक्ष हैं जो चिंताजनक हैं। कोशिश एक ये हो रही है कि कोसी नदी को, जो एक बहुत ही व्यापक और भयावह नदी है, जो हमेशा अपनी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, उसे 2 किलोमीटर से भी कम, एक लगभग 1.8 किलोमीटर के एक संकरे मार्ग से होकर गुजारने का प्रयास किया जा रहा है। नदी को इस बहुत ही संकरे मार्ग से गुजारने की कोशिश की वजह से पानी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ये स्तर इतना ज़्यादा हो गया कि लगभग इस महासेतु से सटे लगभग 45 गाँव के लगभग 50,000 लोगों को अचानक ही अपना घर बार छोड़कर उन्हें दूर दराज के इलाकों में रास्तों पर और बांधों पर शरण लेने की स्थिति बन गई। लगभग 45 गांव पूरी तरह से पानी के अंदर आ गए और इसके लिए उन्हें किसी तरह की पूर्व सूचना या इससे जो क्षतियां हुई उनके एवज में किसी तरह के मुआवजे की पेशकश नहीं की गई। हम लोग को पता ही नहीं चला जो कब पानी छूटा, क्या हुआ नहीं हुआ। जब अचानक पानी आया, बाढ़ आया तो कितना घर डूब गया, कट गया, भस गया, आदमी कितना कट गया, कितना भूख से मर गया, बहुत कोई लेकिन देखने वाला नहीं है। आज भी तटबंधों के भीतर के गांव देश के प्रतिष्ठित सरकारी विभागों की अवहेलना के शिकार हैं। इस पुल को बनाने में सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पूना, नेशनल हाईवे, रेलवे, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, फिर सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये इतने बड़े बड़े एजेंसी इन्वॉल्व हैं इस पुल के बनाने में, जिसके ऊपर में पूरे देश की विकास की जिम्मेदारी है। अब देखिए ये लोग पुल जो बना रहे हैं, 2 से 3 साल लगाया है इन लोगों ने स्टडी करने में। इस स्टडी में तटबंध के भीतर करीब करीब 10 लाख लोग हैं। उस स्टडी रिपोर्ट में कहीं भी एक शब्द नहीं है कि तटबंध के भीतर जो गांव है, जो लोग हैं, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ये इनका एटीट्यूड है। भगवान जाने कि ये राष्ट्र स्तर पर किस तरह के काम करते होंगे। मुझे तो लगता है कि इनके काम करने की जो प्रोसेस है, मेथड है, कल्चर है, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे ढोली पंचायत में करीब 5-6 बच्चे डूबे हैं और यहाँ बनेनिया में भी 2-3 बच्चे डूब गए। कि इतने बड़े लोग 50,000 आदमी, जब तक हमको पुनर्वास की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं किया जा सकता, हम लोग कहाँ अपना सर छुपाएंगे। ये गवर्नमेंट इंडिया के आदमी आते हैं और बोलते हैं कि इसको खाली करो, तो फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ अपने बाल बच्चा को लेकर के। ये आप सुन लीजिए कि हम लोग क्या बिहार के रहने वाले नहीं है, भारत के वासी नहीं है, फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों। जिन आंकड़ों के आधार पर इन तथाकथित विकास परियोजनाओं का निर्माण होता है, उन आंकड़ों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकारी विभागों की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो निहायत घटिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, घटिया है, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। कोसी की जनता की समस्या सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए भी चुनौती है। सकते हैं जो आपको कितना परेशानी कोई सरकार हल नहीं कर सकते हैं। नई सरकार मुआवजा दिया है हम लोग को, जो इस बांध से पहले तो सूखाग्रस्त घोषित किएगा पहले तो, फिर धान का जो बाढ़ आया, बाढ़ से चपेट में पूरा फसल का धान का नुकसान हुआ। या इस गांव का लोग जो है, हम तो खास करके ये बताना चाहेंगे, सरकार कुछ मांगना नहीं जानता है ये लोग। हाँ, बांध का भीतर का लोग है, जैसे कि बाहर आप जाइए पंजाब हरियाणा के लोग है जो नारा लगाते हैं, बाजार बंद करते हैं, इस गांव का लोग ये करने नहीं जानते हैं। तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हमारे देश को शायद इन लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। बिहार के इतना बड़ा सरकारी अमला है, बिहार के इतने संवेदनशील राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसका जवाब क्यों नहीं खोजा जा सका है? ये बड़े सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि बिहार का नया निज़ाम, बिहार को चलाने बनाने वाले लोग इन चीज़ों पर भी सोचेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। फिलहाल सरकार, सारे सरकारी विभाग, गैर सरकारी संगठन, मीडिया और हम सब चुप हैं। शायद एक बड़ी बाढ़ के इंतजार में, या फिर एक बड़े सामाजिक विस्फोट के पहले का सन्नाटा है।
गुरा खून रोहटी नटिनिया बुझ कर लोटा पानी न रे जान जान नाटानी गई तोरा यह जो मिल तो सीना दुआर बिन रे